नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कोरवाल आप सबका अपने YouTube चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज विद अजय कोरवाल एवं रुद्रदेव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्कृत की क्लासेज चल रही हैं लगातार रोजाना की, तो उसके दौरान आज हम उच्चारण स्थान का तीसरा पार्ट, दो पार्ट हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। यदि आपने मेरे पिछले दो वीडियो जो इस टॉपिक पर बने हुए हैं नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की, तो हम थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में देख लेते हैं कि पहली क्लास में हमने बताया था कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने होते हैं, पाणिनि के अनुसार कितने होते हैं और पतंजलि के अनुसार कितने होते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि दूसरे पार्ट में हमने कुछ उच्चारण स्थान के नियम देखे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, लेकिन यदि किसी स्वर के बाद में यदि वह आता है, किसी स्वर पर वह आश्रित होता है, तो फिर उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। इस प्रकार के कुछ हमने 3-4 नियम उसमें पढ़े थे। उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि आकार के कितने भेद होते हैं, विकार के कितने भेद होते हैं, इस हिसाब से भी हमने भेदों को भी पढ़ा था। एक सूत्र बताया था उसमें तपर तत्काल से, यानी तय जिसके बाद में होता है वह केवल उसी दशा के बारे में बात करता है। आज हम उच्चारण स्थानों में देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा वर्ण किस उच्चारण के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम एक तालिका के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ उच्चारण स्थान, है ना। क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान, है ना। फिर उसके बाद में उच्चारण स्थानों के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे उच्चारण स्थान से संबंधित जो वर्ण हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद में उच्चारण स्थान के बाद में हम इसमें देखेंगे सूत्र। क्या देखेंगे? सूत्र। कौन से? स्मरणीय सूत्र। स्मरणीय सूत्र यानी कौन सा सूत्र है, ठीक है। स्मरणीय सूत्र के बाद में हम देखेंगे कि संबंधित जो वर्ण है उससे संबंधित जो वर्ण है, संबंधित वर्ण यानी कौन कौन सा वर्ण है। इसके बाद में हम देखेंगे संबंधित वर्ण के बाद में हम देखेंगे संबंधित वर्ण की संज्ञा क्या है, संबंधित वर्ण की संज्ञा क्या है। तो हम उसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ, संबंधित वर्ण संख्या या संबंध वर्ण संज्ञा, यानी उसको किस नाम से पुकारेंगे, संज्ञा मतलब नाम, ठीक है। इस हिसाब से यदि हम तालिका बनाते हैं तो उच्चारण स्थान हमारे कौन कौन से जो तालिका के अंतर्गत आएंगे, है ना, और सूत्र भी हैं, उन सूत्रों को हम देखते जाएंगे और यहाँ क्रम से उनको लिखते जाएंगे, क्रम संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ यदि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 6 बोले कि 6 उच्चारण स्थान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हमको वो याद हो गए तो बाकी के उच्चारण स्थानों को याद करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कि वो उच्चारण स्थान ही याद नहीं होते हैं, सर कैसे हम सीरियल से कैसे याद करें। तो उसको याद करने के लिए हमारे पास एक कहानी है, आप उसको सुनेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। तो क्या होता है कि एक ग्रामीण व्यक्ति होता है और बेचारा फसल वगैरह करता है, तो उसको क्या पैसे की अच्छी आमदनी हो जाती है। अब पैसे की अच्छी आमदनी हो जाती है तो वो चोरी के डर से सोचता है कि इन पैसों को कहाँ रखा जाए, कैसे किया जाए। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको सलाह देता है कि आप ऐसा काम करो, इनको किसी बैंक में जमा करा दो और आपकी जब मर्जी आए वहां से आप पैसे सुरक्षित रहते हैं और वहां से आप उनको कभी भी निकाल सकते हो।
अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, किसी से भी फॉर्म भरवा के उसने कैसे भी करके और उनको क्या कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया, खाता खुलवा लिया। लेकिन क्या होता है कि बैंक में जमा कराने के बाद भी जब उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक जाता है, लेकिन उसे बैंक में पैसे नहीं मिल पाते। किस चक्कर में? भीड़ के चक्कर में। वो भीड़ में लगा रहता है बेचारा, उसको पैसे नहीं मिल पाते, तो वो सोचता है कि यार मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर कोई पढ़ा लिखा उसे सलाह देता है कि आप ऐसा काम कीजिए, एक एटीएम बनवा लीजिए और एटीएम में क्या करोगे आप, कभी भी दिन रात आप कभी भी निकाल सकते हो एटीएम में, मतलब बहुत ही ज्यादा सहूलियत होती है। इस हिसाब से उसने नहीं जानता था किसी से, ऐसे ही भरवा भरवू के, और क्या हुआ कि उसने एटीएम का फॉर्म भर दिया और एटीएम बनवा लिया। अब एटीएम बनवा लिया तो क्या हुआ कि एटीएम जब उसको जरूरत महसूस हुई तो वो एटीएम गया, एटीएम चलाना भी नहीं जानता था, बेचारा ग्रामीण व्यक्ति था। तो जब एटीएम बनवाने के लिए गया तो वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया तो क्या हुआ कि पहले के जो एटीएम थे और आज के एटीएम है उनमें क्या दिक्कत है कि पहले के एटीएम तो हम निकालने के बाद में एटीएम डालने के बाद हम निकाल लिया करते थे, लेकिन आज के एटीएम क्या है, एटीएम मशीन जो है एटीएम को अंदर ही रख लेती है और ट्रांजैक्शन के बाद में पैसे मिलते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब एटीएम गया तो वहां भी भीड़ थी, लेकिन वहां नंबर आ गया उसका, और जब वो एटीएम डाल करके वहां से जब वो नहीं निकल पा रहा था तो वो कह रहा कि भाई एटीएम, अब वो बेचारा बहुत परेशान हो गया कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और मेरे पैसे यहाँ पर भी नहीं निकल रहे हैं, अब मेरे लिए सारी मुसीबतें हो रही हैं। तो फिर उसने कहा कि एटीएम जब नहीं निकल रहा, फिर वो कह रहा एटीएम तू मेरे लिए डॉन मत बन, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तू भी मेरे लिए डॉन बन रहा है, एटीएम तू भी मेरे लिए क्या बन रहा है, डॉन बन रहा है। तो वजह से हमारी यहीं से ये ट्रिक निकल के आती है कि एटीएम डॉन क्या निकल के आती है, ATMDON, एटीएम डॉन। अब हम ए की जगह क्या कर देंगे, इसको के कर देंगे, ए की जगह हम क्या कर देंगे, के कर देंगे। अब हम इन अल्फाबेट को यदि हम रख लेते हैं यार केटीएम डॉन, तो हम इनका उच्चारण स्थान पे आराम से रख सकते हैं। के से क्या बनता है, कंठ, के से क्या बनता है, कंठ, और ती से तालु, क्या बनता है, तालु, एम से मूर्धा, क्या बनता है, मूर्धा, डी से दंड, ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ, और एन से नासिका, क्या बनता है, नासिका। तो देखिए ये हमारा एक क्रम हो गया, और इनको याद करने के बाद बाकी के जो सूत्र हैं उनको भी हम क्रम से कर लेंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंठ में हमारा कौन सा सूत्र आएगा, तो वो आएगा आपका अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है, विसर्जनीय नाम, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी ये कहता है कि देखिए यहां से निकल रहा है ए, यहां से क्या निकल रहा है ए, या संबंधित यदि हम वर्ण की बात करें, संबंधित यदि हम वर्ण की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए यानी आकार, ऐसे आकार। अब आकार के कितने भेद बताए, 18, तो आकार के पूरे 18 भेद यहां आ जाएंगे, है ना, जो हमने आकार के 18 भेद बताए। और कौन कौन से होते हैं वो आकार के 18 भेद, तो हमारे ए, है ना, फिर आ, और फिर ए प्लस, ये 3 का, इस प्रकार से 18 भेद होते हैं, है ना। तो हमने जब नियम बताया था तो हमने बताया कि जिस वर्ण का उच्चारण जिस स्थान से होगा उसके भेदों का भी उच्चारण उसी स्थान से होगा। तो आकार यानी ए के पूरे जो भी भेद हैं 18 भेद हैं वो सारे किससे बोलेंगे, कंठ से। अब हम यहाँ बात करते हैं कु, देखिए एक एक अल्फाबेट को ले रहे हैं हम। कु ये उदित वर्ण है, तो कु का मतलब क्या होता है, कु का मतलब होता है केवल, कु का मतलब क्या होता है, केवल। अब केवल है कु का मतलब, वो केवल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमारे आ जाएंगे के, खे, गे, घे और अणे, ठीक है, ये हमारे 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए है, क्या आ रहा है यहाँ,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बाद में साथ में है वर्ण भी आ जाएगा। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे अपनी तरफ से, केवल सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। और फिर इसके बाद में ये जो है विसर्जनीय नाम, यानी विसर्ग का षष्ठी विभक्ति लग रही है ना और बहुवचन है, तो यहाँ विसर्ग भी आ जाएगा, कॉमा विसर्ग क्या आ जाएगा, विसर्ग। और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ये दो बिंदु, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इनको क्या कहेंगे, इन जो वर्ण है इन वर्णों को कौन सी संज्ञा देंगे, तो इन वर्णों को हम संज्ञा देंगे कंठ्य। ये जो वर्ण है इनको क्या नाम देंगे, कंठ्य। यानी हम कहेंगे कि कंठ्य वर्ण कौन सा है, तो क वर्ग है वर्ण है ना, विसर्ग है, ये सब किस में आ जाएंगे, कंठ्य वर्ण में। तो आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तालु की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो सूत्र होगा वो होगा ईचु यसानाम तालु, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ईचु यसानाम तालु, ठीक है, ईचु यसानाम तालु। इसके बाद में इसमें देखिए हम सबसे पहले वो इसी प्रकार से करेंगे, क्या आ रहा है ई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यदि हम इसको अंडरलाइन कर दें तो ये इस हिसाब से है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इकार। अब इकार के कितने वेद बताए थे मैंने, 18 वेद है ना, इकार यानी 18 वेद पूरे आ जाएंगे। और उसी प्रकार से आप देख भी सकते हैं इकार के 18 वेद भी इसी प्रकार से होंगे, है ना। फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा, उसके बाद में हमारा आएगा चू यानी च वर्ग, चू यानी च वर्ग, च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, च है ना, छ, जे, झ और ये हमारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये देखिए हमने पहले ले लिया, इकार ले लिया, चू यानी च वर्ग ले लिया, ये यानी यकार, यहाँ ले लेते हैं ऊपर यकार, यानी ये का उच्चारण स्थान है ना। इसके बाद में श कौन सा, तालव्य से है ना, श यानी सकार, यानी से का उच्चारण भी है ना, कार लगाने से मतलब इसका उच्चारण है ना सकार। और इनको हम जो वर्ण की संज्ञा देंगे क्या बोलेंगे, इनको तालव्य, क्या बोलेंगे, तालव्य। इस हिसाब से हमारा दूसरा भी क्या हुआ, दूसरा सूत्र भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यदि हम तीसरे की बात करें, मूर्धा की हम बात करें, ठीक है, इनको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना। यदि हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा, तो मूर्धा का सूत्र क्या होगा, रेटु रसानाम मूर्धा, रेटु रसानाम मूर्धा, रेटु रसानाम मूर्धा। देखिए इसका सूत्र क्या हो गया, रेटु रसानाम मूर्धा, मूर्धा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मूर्धा है ना, मूर्धा, ठीक है जी, रेटु रसानाम मूर्धा। तो अब इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा सबसे पहले देखिए ऋकार आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऋकार, अब ऋकार के कितने वेद हैं, ऋकार के मैंने बताए थे 18 वेद, कितने बताए थे, 18 वेद है ना। साथ में इसके जो 30 वेद भी बताए थे वो भी इसी के उच्चारण होंगे, जो संयुक्त ऋकार के वेद हैं, है ना, 18 वेद और 30 वेद। इसके बाद में हम बात करते हैं टू का मतलब क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्गों के लिए आ रहा है ना, टू चू टू टू को उदित वर्ग भी कहते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए आप, क्या हो जाएगा, ट वर्ग, क्या हो जाएगा, ट वर्ग। इसके बाद रह यानी रकार हो जाएगा। अब ट वर्ग में आपको पता है कौन कौन से आएंगे,
बाद में क्या है ये सकार, तो सकार यानी स का उच्चारण। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनकी वर्ण संज्ञा क्या होगी मूर्धन्य। क्या बोलेंगे मूर्धन्य। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं केटीएम के बाद में क्या आता है डॉन यानी डी, तो डी यानी दंत, दंता, डी यानी दंता या दंत बोलो या दंता बोलो है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तो दंत में हमारे आएंगे कौन से, इसका सूत्र है लेटू लसानाम, लेटू लसानाम दंतः, लेटू लसानाम दंतः। ठीक है, दंत बोल लीजिए है ना। अब देखिए यहां पर लृ, लृ यानी लृ, लिकार, लृ यानी लिकार, और लिकार के कितने वेद बताए 12, कितने वेद बताए थे मैंने 12। कौन कौन से बताए थे, एक तो लृ है ना, और एक लृ प्लुत है, ये वाले। ठीक है, ये दो वेद हैं, तो इसके 6 और इसके 6 कितने हो गए 12 है ना। यहाँ दीर्घ नहीं होता है लृ का। ठीक है, इसके बाद लिकार के संयुक्त वेद भी यदि हम बात करें तो 30 होते हैं, वो भी इसी से आते हैं है ना। लिकार के संयुक्त वेद, के संयुक्त वेद, संयुक्त वेद कितने होते हैं 30, और वो भी इसी से दंत से ही बोलेंगे। यदि ऋकार के संयुक्त वेदों की बात करें तो मूर्धा, और ऋकार के संयुक्त वेदों की 30 की बात करें तो दंतः। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तू यानी तैवर्ग, तू यानी क्या हो जाएगा, तू यानी क्या हो जाएगा तैवर्ग है ना। देखिए तू यानी तैवर्ग। अब हम इसमें थोड़ी लाइन खींच देते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये कहां से आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो तू है तैवर्ग। अब तैवर्ग में आपको पता होगा तू है तैवर्ग, तैवर्ग में क्या आएगा ते, ते, थे, ध, ने, ते, थे, ध और ने, ये हमारे तू वर्ग में जाएंगे। फिर इसके बाद लकार और सकार है ना, ले और से यानी लकार और सकार, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा दंत, और इनको संज्ञा क्या दी जाएगी दंत्य, इनसे बोला क्या जाएगा दंत्य वर्ण है ना, दंत्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ की, इसके बाद करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ की हम बात करते हैं तो क्या आता है, पांचवा है आपका ओष्ठ, ओ ओष्ठ, ओष्ठ हो या ओष्ठ कह लो है ना। ओष्ठ में हमारे कौन कौन से आएंगे, इसका सूत्र होगा उपु पद्य मान्यानाम, मान्यानाम ओष्ठौ, ओष्ठौ, उपु पद्य मान्यानाम ओष्ठौ है ना जी। दोबारा से लिख देते हैं इसको, उपु पद्य मान्या, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। ठीक है जी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है उ, क्या आ रहा है उ, तो देखिए उ आ जाएगा यहाँ, यानी उकार। उकार के कितने वेद होते हैं 18 वेद, कितने वेद होते हैं 18 वेद। इसके बाद देखिए यदि हम इसको उकार के बाद इसको देखें तो यहाँ से पू निकल के आ रहा है, क्या निकल रहा है पू, और यहाँ देखिए बड़ा वो है
तो यहाँ से ऊ भी निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है ऊ, और ऊ निकल रहा है तो ये हो जाएगा उपाध्यमानीय, उपाध्यमानीय। ठीक है, देखिए तो ऊ यानी क्या हो जाएगा पैवर्ग, ऊ यानी पैवर्ग, ऊ यानी पैवर्ग। और पैवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, पै, फै, बै, भै और मै। ठीक है, अब उपध्मानीय भी वर्ण इसमें आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, उपध्मानीय वर्ण। और उपध्मानीय वर्ण कौन से होते हैं आपको पता ही है ना, उपध्मानीय, उपध्मानीय। कौन से वर्ण होते हैं उपध्मानीय, तो वो होते हैं आपके पै और फै, और इनके आगे क्या लगा होता है, ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। ठीक है जी, उपध्मानीय ये हो जाएगा, और इन चिन्हों को क्या बोलेंगे, अर्ध विसर्ग। दिखाई तो दे रहा होगा आपको, है ना जी। तो इस हिसाब से हमारे क्या हो जाएंगे, इस हिसाब से हमारे यहाँ पर 5 उच्चारण स्थान हुए, और इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा ओष्ठ्य। क्या बोला जाएगा, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण बोला जाएगा। तो इस इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिससे हम आगे बात करें। तो आपने ये लिख लिया होगा, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए जल्दी से। तो इसके बाद में देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया, एटीएम डॉन यानी ओ तक पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एन। एन यानी क्या होता है, नासिका। एन यानी क्या होता है, नासिका। तो नासिका का सूत्र क्या होगा, नमंगनानाम नासिका। क्या हो जाएगा, नमंगनानाम नासिका। फिर उसके बाद में नासिका के बाद में कौन सा आएगा, है ना। तो फिर उसके बाद में हमारा जो चलेंगे वो संयुक्त के हिसाब से चलेंगे, यानी 2 उच्चारण स्थान जिनके होते हैं, है ना। तो जो हमने आपको उस समय जब उच्चारण स्थान करवा रहे थे, तो एक नियम और लिखाया था, जिसमें हमने बताया कि 10 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, द्विज होता है, यानी द्विस्थानीय होता है। तो हम अब छठे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम छठा सीरियल से करते हैं, है ना। छठा जो है हमारा उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है उच्चारण स्थान, नासिका। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है नमं ना नाम, नमं ना नाम नासिका। ठीक है, नमं ना नाम, नमं ना नाम, नमं ना, नमं ना नाम नासिका, ना नाम नासिका। तो ये सूत्र कहता है कि ये जो 5 वर्ण हैं, यानी प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण किससे उच्चारित होगा, नासिका से, यानी नाक से उच्चारित होगा। तो ये हमारे हैं ने, है ना। इसके बाद केवल का पंचम वर्ण, इसके बाद न और न। ये पांचों वर्ण जो हैं वो किससे उच्चारित होंगे, नाक से, है ना। और इनको बोलेंगे नासिक्य। इनको क्या बोलेंगे, नासिक्य वर्ण। ठीक है जी। इसके बाद हम सातवें की बात करते हैं। सातवां सूत्र क्या कहता है, अब देखिए यहां से आपको समझने की जरूरत है, यहां से आपको किसकी जरूरत है, समझने की। तो देखिए यहां आपको जो हम बात कर रहे हैं वो है कंठ तालु। कंठ तालु क्या है, कंठ तालु। और इसका सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु।
इसका सूत्र है ए नहीं तो कंठ तालु। तो यहां पर जो वर्ण है आपके आएंगे ए और आई। ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, है ना। तो कंठ्य और तालव्य इनका क्या हो जाएगा? संज्ञा, है ना। कंठ्य और तालव्य। देखिए अब इनका कंठ और तालु क्यों पड़ा है इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए ए जो है वो किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ई से मिलकर के बनता है गुण संधि के दौरान। अब हम देखेंगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ में बताया था आपको, क्या बताया था? कंठ। और ई का उच्चारण हमने इचुएशन तालु से क्या पढ़ा था? तालु। तो देखिए ए का कंठ था, ई का तालु था, और ए और ई से मिलकर के ए बन रहा है। ए और ई से मिलकर के क्या बन रहा है? ए। तो इसका उच्चारण भी क्या होगा? कंठ तालु। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आठवें की बात करते हैं। आठवां जो है वो है आपका कंठोष्ठ। कौन सा है? कंठोष्ठ। आठवां है आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठम या कंठोष्ठ जो भी आप बोल सकते हो, कंठोष्ठम, है ना। अब देखिए यहां पर जो है कंठोष्ठ में वृद्धि संधि है, चाहे आप इस पे एक मात्रा लगाएं चाहे दो मात्रा लगाएं, लेकिन यहां वृद्धि संधि होगी। तो कंठोष्ठम में हमारा सूत्र क्या है? ओ दौ तो, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ठीक है। ओ दौ तो कंठोष्ठम, इसका यदि हम खोलेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? ओ और औ। क्या आ रहा है इसमें? ओ और औ। तो देखिए ओ किससे मिलके बनता है? ओ जो है वो आपका मिलके बनता है ए प्लस ओ। किससे मिलके बनता है? ए प्लस ओ। अब हम ए प्लस ओ जो है, ए किससे मिलके ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ऊ का क्या है? तालु। तो ओ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? क्योंकि ए और ऊ से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसका ए का कंठ और ऊ का तालु, इसलिए ओ का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो वो सॉरी यहां गलत हो गया। ऊ का होता है ओष्ठ। ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। ऊ का होता है ओष्ठ। तो ओ का ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, तो ओ का क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, है ना। इसी प्रकार औ जो है वो किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ओ से, सॉरी ओ से, ए प्लस ओ से, है ना। तो इसका कंठोष्ठ दोनों का जब अलग अलग हमने खोल के देखा तो क्या निकला? कंठोष्ठ। तो इसका देखिए जो संज्ञा वर्ण होगा वो आ जाएगा कंठ्य कोमा ओष्ठ्य, ठीक है। कंठ्य कोमा ओष्ठ्य, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं नौवें सूत्र की। तो ये हो जाएगा दंतोष्ठम। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठम। इसका सूत्र होगा बकारस्य दंतोष्ठम। बकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्ठम। तो इसमें केवल बकार यानी ब1 जो है उसका ही उच्चारण होता है ना। तो ये हो जाएगा बकारस्य उच्चारण, यानी बकार का उच्चारण, ठीक है। किसका उच्चारण हो जाएगा यहाँ पर? बकार का, है ना। इस हिसाब से ये किसका उच्चारण हो जाएगा? बकार। तो इसका अगर हम संज्ञा वर्ण संज्ञा कौन सी कहलाएगी? यानी संबंध वर्ण संज्ञा इसका हो जाएगा दंत्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक है जी, ओष्ठ्य। इसके बाद हम 10वें सूत्र की बात करते हैं। तो पहले हम इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा जिह्वामूल। जिह्वामूल, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वामूल। और इसका जो सूत्र होगा वो होगा जिह्वामूल्यस्य, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलम,
मूलम, जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम। तो यहाँ पर जिव्यामूल्य जो वर्ण है उनका क्या हो जाएगा, जिव्यामूल हो जाएगा। और जिव्यामूल्य वर्ण कौन कौन से हैं, वो है हमारे क और ख, और इनके सामने जो ये जो चिन्ह है उसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। इनको जिव्यामूल्य वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इनका जो है वर्ण संज्ञा क्या होगी, जिव्यामूल्य, है ना। इनको क्या बोलेंगे, जिह्वा मूल्य, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं 11वां सूत्र है नासिका। इसका उच्चारण स्थान है ना, नासिका हमने बता ही दिया। एक और नासिका है, इसका भी उच्चारण स्थान है। देखिए नासिका एक ही है लेकिन इसका सूत्र अलग है, इसलिए इसको हमें यहाँ दिखाना पड़ रहा है। 11 सूत्र होते हैं उच्चारण स्थान में हमारे। कितने सूत्र होते हैं, 11। तो हमारा इसका होगा अनुस्वारस्य नासिका। क्या हो जाएगा, नासिका अनुस्वारस्य या अनुस्वारस्य नासिका, है ना। हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। तो अनुस्वार का क्या होगा, नासिका, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य नासिका। अब अनुस्वार आपको मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाए थे तो आपको बता दिया होगा कि अनुस्वार कौन सा होता है, ये वाला, ये जो है वो अनुस्वार है ना, इसका अर्थ है अनुस्वार, ठीक है। और ये भी नासिक्य है, ये भी क्या है, नासिक्य, नासिक्य वर्ण बोलते हैं इसको, है ना। इस हिसाब से हमारे जो उच्चारण स्थान है वो आपके क्या हो रहे हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब हम बात करें तो कुछ नियमों की यदि हम बात कर लें तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 11 सूत्र बताए हैं, एक एक को आराम से खोल खोल कर आपको बताया गया है कि कौन सा वर्ण किस सूत्र में है और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उसकी संबद्ध वर्ण संज्ञा क्या होगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन सूत्रों को आप याद कर सकते हैं, आपको रटना पड़ेगा, है ना। इसमें समझाने वाली बस सूत्र यदि आपको याद है तो आपको अपने आप उच्चारण स्थान और उसके जो वर्ण कौन कौन से वो आप आराम से कर सकते हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़े से 2-4 इनके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी सी और 2-4 इनकी जो बातें हैं उनको और बता देते हैं। तो अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए, और पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी यदि किसी को याद नहीं है तो हम बता देते हैं कि इसमें से जो 10 वर्ण हैं उनका क्या है, द्विस्थानीय है, यानी 2 जगह से वो बोले जाते हैं। उनका उच्चारण स्थान कितनी जगह है, 2। और कौन कौन से थे वो हमने उस समय जब उच्चारण स्थान चल रहा था हमारा दूसरा पार्ट या फर्स्ट पार्ट में हमने उसको बता रखा है। तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को वापस से देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में उनको लगा दिया जाएगा जिससे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको देखो एक बार बता ही देता हूं, है ना। 32 वर्ण जो हैं वो एक स्थानीय हैं, यानी एक स्थान से बोले जाते हैं, और जो 10 वर्ण हैं वो द्विस्थानीय हैं, द्विस्थानीय हैं, ठीक है। और 42 हमारे टोटल वर्ण होते हैं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, है ना, सूत्रों के अनुसार। इस हिसाब से हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर आज हमारी उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अब मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा, यदि हमारा ये पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम लगातार क्लासेस लगा रहे हैं आपके लिए, आपकी एग्जाम को देखते हुए आपको घर पर ही सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं।
तो आपका भी फर्ज बनता है कि घर पर रह करके आप अच्छे से पढ़ाई करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को, है ना, स्टडी से रिलेटेड जो ग्रुप है उनमें आप इसको शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।